प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हमारा कार्यपत्रक संख्या है 32, कक्षा 8, विषय हिंदी। और आज का जो हमारा कार्यपत्रक है ये दिनांक 2 फरवरी 2021 के लिए जारी किया गया है। बच्चों आज हमारा हिंदी में जो टॉपिक है या जो उपविषय वो है उपसर्ग, और ये जो टॉपिक है ये हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता है। इससे पहले के कार्यपत्रक में हमने हिंदी व्याकरण के ही अंतर्गत संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा था, और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है उपसर्ग। तो चलिए बच्चों हम कार्यपत्रक को शुरू करेंगे। बच्चों, हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। कह रहे बच्चों, हिंदी में जो शब्दों की रचना होती है वो कई प्रकार से की जाती है, और इन्हीं में से जो पहली विधि है वो है जब हम किसी शब्द के आरंभ में, आरंभ का मतलब उसके शुरू में या उससे पहले, जब हम क्या करते हैं कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सकती है। यानी कि जब हम क्या करेंगे, किसी भी मूल शब्द के आगे या पहले जब हम क्या करेंगे, एक शब्दांश जोड़ेंगे, कोई एक शब्दांश जोड़ेंगे, तो उससे क्या होगा, एक नया शब्द भी बनेगा और उस शब्द से एक नया अर्थ भी निकलेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे कहा हार शब्द में अ, प्र, वी जोड़ने पर हमें क्रमशः आहार, प्रहार, विहार शब्द प्राप्त होते हैं, जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरी तरह अलग अर्थ रखते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बताया, कहा जैसे हार शब्द है, अगर हार शब्द के आगे पहले हम क्या करते हैं, या तो अगर हम आ लगाएं, ठीक है, या इससे पहले अगर हम प्रा जोड़ते हैं, या इससे पहले हम वी जोड़ते हैं, तो इससे क्या होता है, हार शब्द से एक नया शब्द बन जाता है और वो एक नए अर्थ को भी बताता है। ठीक है, अब आगे आपको उदाहरण के द्वारा फिर से उसको बताया गया है। कहा जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, जैसे हार, पराजय, फूलों की माला। कहा जो हार शब्द का जो अर्थ होता है, जो इसका मूल अर्थ होता है, इसके दो अर्थ होते हैं। पहला होता है इसका पराजय, यानी कि किसी को हरा देना, और दूसरा होता है फूलों की जो माला होती है उसको भी हार बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जैसे अ प्लस हार, आहार, जिसका अर्थ निकला भोजन। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे हार शब्द था, हार शब्द से पहले जब हमने अ उपसर्ग को जोड़ा तो उससे हमें एक नया शब्द बना, कौन, आहार नया शब्द बना, और उसका एक नया अर्थ भी निकल गया, क्या, भोजन। आहार का अर्थ क्या होता है, भोजन करना या भोजन। ठीक इसी प्रकार दूसरे शब्द में आप देखेंगे या दूसरे उदाहरण में आप देखेंगे, यहाँ पे भी क्या है, हार शब्द है और उससे पहले प्रा शब्दांश लगा हुआ है। तो जब प्रा प्लस हार हुआ तो इससे एक नया शब्द बन गया प्रहार, जिसका नया अर्थ भी निकला, क्या, चोट। प्रहार यानी कि किसी को चोट पहुंचाना। तीसरा उदाहरण है वी प्लस हार। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे हार शब्द है, हार के आगे वी शब्दांश जोड़ दिया तो उससे एक नया शब्द बन गया विहार, जिसका अर्थ क्या होता है, भ्रमण करना। विहार करना यानी भ्रमण करना, घूमना जिसको हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस प्रकार से आपको पहले उदाहरण के द्वारा समझाया गया शब्दांश के बारे में। अब उसकी परिभाषा आपको बता रहे हैं कि शब्द जो उपसर्ग होता है वो क्या होता है। कह रहे हैं अतः वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी कि वे शब्दांश, बच्चों शब्दांश का मतलब होता है शब्द का एक हिस्सा, यानी कि शब्द का एक छोटा सा हिस्सा या पार्ट कह सकते हैं हम उसको। यानी कि शब्दांश पूरा शब्द नहीं होता, शब्द का एक छोटा सा
हिस्सा होता है। ठीक है, तो परिभाषा में यही कह रहे हैं कि जो शब्दांश यानी जो शब्द का हिस्सा किसी शब्द के, किसी मूल शब्द के या किसी शब्द के शुरू यानी कि आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आपको पहले बता दिया था। ठीक है, यानी कि पहले जो हार था इसका अर्थ बताया पहले क्या, पराजय और फूलों की माला। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके आगे उपसर्ग जोड़े गए, क्रमशः आ जोड़ा गया या प्रा जोड़ा गया, बी जोड़ा गया, तो उससे क्या हुआ, उनके नए अर्थ बन गए ना, जैसे भोजन हो गया, चोट हो गया और भ्रमण करना। ठीक है, अब आगे आपको उपसर्गों के बारे में और बता रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। हिंदी में 3 तरह के उपसर्ग जो है वो प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला है संस्कृत का उपसर्ग, यानी कि हिंदी भाषा में हम संस्कृत के भी उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, अब हिंदी भाषा है तो हिंदी में हिंदी के भी उपसर्ग हम प्रयोग करते ही हैं। और तीसरा है विदेशी उपसर्ग। विदेशी का मतलब किसी अन्य भाषाओं के, जो हमारे देश से बाहर की भाषाएं हैं विदेशी, जैसे फारसी हो गया, उर्दू हो गया, इस फारसी हो गया। ठीक है, अब आपको फिर इन तीनों प्रकार के उपसर्गों के बारे में बता रहे हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है, यानी कि जो संस्कृत के उपसर्ग हैं उनका एक नाम क्या है, तत्सम उपसर्ग। ठीक है, ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में हम क्या करते हैं, जब हिंदी हम बोलते हैं तो बोलते वक्त हम कई शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के होते हैं लेकिन उनको हम हिंदी में भी बोलते हैं। जैसे विद्यालय है, एग्जाम्पल के तौर पर विद्यालय, तो विद्यालय वैसे क्या है, संस्कृत का शब्द है लेकिन उसको हम हिंदी में भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से कई ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम हिंदी में, जो संस्कृत के हैं लेकिन उनको हम हिंदी में भी उनको जो है पढ़ते हैं, बोलते हैं। तो उसी विषय में कह रहे हैं कि ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आए हैं। अब यहाँ पे जैसे उदाहरण के द्वारा फिर आपको बता रहे हैं। कहा जैसे अति प्लस जमा आचार, अति प्लस आचार। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो ये आचार शब्द है, आचार शब्द किसका है, संस्कृत का है, लेकिन इसको हम हिंदी में भी बोलते हैं। तो ये क्या बन गया, अत्याचार। ठीक है, अत्याचार जैसे हम बोलते हैं किसी पर अत्याचार होना। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा उदाहरण दिया, लब दुर्लभ। तो ये जो लब शब्द है, ये लब शब्द भी किसका है, संस्कृत का है, और जब इसके आगे ये दुर शब्दांश जुड़ा तो ये क्या बन गया, दुर्लभ। ठीक है बच्चों, अब आगे बता रहे हैं हिंदी के उपसर्ग के बारे में। कहा हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी के जो उपसर्ग है उनको तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। तद्भव का मतलब उसी से बना हुआ। इनका प्रयोग प्राय हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। कहने का मतलब जो हिंदी के उपसर्ग हैं इनका प्रयोग हम हिंदी भाषा के ही या हिंदी के ही शब्दों के साथ इनका उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। जैसे अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, जैसे अध जमा जला, यानी कि ये जो जला शब्द है ये हिंदी का है। ठीक है, इसके आगे जैसे ये अध उपसर्ग या अध शब्दांश जुड़ा, ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक नया शब्द बन गया, अध जला। ठीक इसी तरह से चाल शब्द है, चाल शब्द हिंदी का, उसके आगे जैसे हमने कु उपसर्ग जोड़ा तो ये क्या बन गया, कुचाल बन गया। आगे फिर बिना प्लस मांगे। ठीक है, तो ये मांगे शब्द हिंदी का है, उसके आगे जैसे हमने बिना उपसर्ग जोड़ा तो ये क्या बन गया, बिन मांगे। इसी क्रम में आगे फिर आपको बता रहे हैं विदेशी उपसर्ग। ठीक है, विदेशी उपसर्ग में कहा विदेशी उपसर्ग इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है। आगत का मतलब जो बाहर से आए हैं, जो आए हुए हैं। ठीक है, विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों
का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। यानी कि जब हम विदेशी भाषा का प्रयोग या विदेशी भाषा के शब्दों का को हिंदी में बोलते हैं और उन विदेशी शब्दों के आगे जब हम उपसर्गों को जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? विदेशी उपसर्ग। इस प्रकार के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि इस तरह के जो शब्द हैं, यानी कि शब्द तो दूसरी भाषा के हैं लेकिन उनको हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे लाजमा इलाज। अब यहाँ पे जो इलाज शब्द है ये फारसी का शब्द है, लेकिन इसके आगे जैसे ही हमने ला उपसर्ग जोड़ा तो एक नया शब्द बन गया ला इलाज। ठीक इसी प्रकार सफ़र है तो सफ़र भी ये उर्दू का शब्द है या फारसी का शब्द है। इसके आगे जैसे हमने हम उपसर्ग जोड़ा तो ये बन गया हम सफ़र। ठीक इसी प्रकार आगे दम शब्द है, इसके आगे हर उपसर्ग जोड़ा तो ये हरदम बन गया। ठीक है बच्चों, अब आपको उपसर्ग से संबंधित जो होमवर्क दिया गया है वो है, यहाँ पे आपको जो है एक तरफ जो है ये शब्द दिए गए हैं। बच्चों ये वो शब्द हैं जो कि उपसर्गों के साथ में है। अब आपको क्या करना है कि इन शब्दों का इस कॉलम में तो उपसर्ग लिखना है और इसमें इसका मूल शब्द लिखना है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ। जैसे पहला है तो पहला शब्द है इसमें अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अब इसका हम उपसर्ग कैसे लिखेंगे? इसका लिखेंगे हम अंतर, और ये अंतर इसका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। और मूल शब्द क्या हो गया इसका? राष्ट्रीय। ठीक है। इसी प्रकार बच्चों इसमें आगे जो और शब्द दिए गए हैं, दूसरा शब्द इसमें दिया गया है निर्धन। तो निर्धन का यहाँ पे हम उपसर्ग लिखेंगे निर और मूल शब्द लिखेंगे इसका धन। ठीक है, तो निर जमा धन बन करके क्या बन गया? एक नया शब्द बन गया निर्धन। इसी प्रकार से बच्चों आगे आपने संयोग हो गया, प्रत्येक हो गया, अनपढ़ हो गया, निहत्ता हो गया, भरपेट हो गया, गैरकानूनी, बेवजह, बाकायदा, इन सभी शब्दों के आपने इस कॉलम में उपसर्ग लिखना है और इस कॉलम में उसका मूल शब्द लिखना है। तो बच्चों इस प्रकार आज आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉपिक होमवर्क के तौर पे दिया गया है। अगर कार्यपत्रक में अगर कोई बिंदु आपको समझ ना आए तो आप अपने हिंदी विषय के अध्यापक से पूछ सकते हैं। थैंक यू।